से भी सादा, मैं कहता औरत को बना देते हैं। आप बताइए क्या हुकूक देने हैं? सर मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो। पर तो इदारा बन ही नहीं सकता सर इस तरह तो फिर इस तरह देखिए तो बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। मैं अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अगर मान लिया जाए कि आपका नुक्ता नजर क्या है, आपका जो नुक्ता नजर सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने नहीं आता। सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना कि आपके नजदीक क्या तस्वर है। बताएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ कर लिया, उनके ज़हन में किसी इदारे का कोई तस्वुर नहीं है, हुकूक और फराइज का कोई तस्वुर नहीं है। एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की क्या इसका कोई सरबराह होना चाहिए? नहीं जी, मैं इसको तस्लीम नहीं करती। अगर इक्वालिटी के लेवल पर बात नहीं होगी, मर्द और औरत को आप अलग करके एक को सरबराह बना देंगे और एक को महकूम बना देंगे, तो मैं इसको तस्लीम नहीं करती। तो क्या इसके फिर नज़म को कैसे आप मतलब कौन मैनेज करेगा इसके नज़म को? सर इसके नज़म जो है आपस के एहतराम से, आपस के तल्लुक से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बंदे को हक देते हैं, मुकम्मल तौर पर हकूक देते हैं, दूसरे को मुकम्मल तौर पर महकूमियत दे दें कि तुमने हमेशा हर वो बात माननी है कि जो कि दूसरा कह रहा है। इस्लाम अपनी शरीयत को अदल पर कायम करता है, इंसाफ पर कायम करता है, और अदल और इंसाफ का मतलब ये नहीं होता कि बेरहमाना मुसावात कायम कर दी जाए। ये बेरहमाना मुसावात जो है ये ना सियासत में कायम की जा सकती है, ना समाज में कायम की जा सकती है, ना घरेलू इदारों में कायम की जा सकती है। हम ये कहते हैं कि इसको इंसाफ पर कायम होना चाहिए, यानी ऐसा तरीका। तो फिर आप अदल का लफ्ज़ इख्तियार कीजिए, फिर उसके बाद ये कोई इल्ज़ाम नहीं है जब भी कोई इदारा कायम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमने एक कानून बनाया है कि इस कानून के मुताबिक एक कांस्टेबल, जो जाहिर बात है कि एक आलिम से, एक प्रोफेसर से, एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से कोई बरतर दर्जे की मखलूक नहीं होती, वो हाथ उठाता है और मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। क्यों? हमने एक नज़म कायम किया है। देखिए जब कोई नज़म कायम किया जाता है तो इसके अंदर इक्वलिटी क्या चीज़ होती है? इक्वलिटी का मतलब तो ये है कि इंसानी हुकूक के एतबार से सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी इदारे का नज़म कायम करते वक्त तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोई उसका सरबराह होगा, किसी के कुछ हुकूक होंगे, किसी की कुछ जिम्मेदारियां होंगी, किसी के कुछ इख्तियारात होंगे। सवाल ये है कि मुझ पर ये जिम्मेदारी कैसे डाल दी जाएगी कि एक पैदा होने वाले बच्चे की मैंने निगहदाश्त करूँ, मैं उसकी तालीम का बंदोबस्त करूँ, मैं उसके लिए कमा कर लाऊँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयत हो गई? यानी फिर उसके बाद ये है कि अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन के कोई हुकूक फराइज नहीं है, तो ठीक है मैं रास्ता चलता हुआ गया, एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने यदि सेंटर के हवाले किया, फारिग हो गया, फिर उसके बाद कौन सा कानून है मुझे रोकेगा? तो तल्लुक ही नहीं इन चीज़ों के साथ, इसका तो तल्लुक ही नहीं बनता। बिल्कुल जो ऑफर मारे हैं, शादी का इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये है कि दोनों मियाँ बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो उनकी परवरिश करते हैं। आपने मियाँ बीवी के अल्फाज बोले हैं, पहले तय करके मुझे बताइए कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन कायम किया गया, रिलेशन कायम किया गया है, लेकिन रिलेशन एक, हाँ जी, मेरी गुजारिश ये है कि इसके नतीजे में बच्चे होने हैं। हाँ जी, बच्चे होने हैं तो माँ बाप के रिश्ते वजूद में आने हैं, एक खानदान वजूद में आ जाएगा। सवाल बहुत सादा सा, इसका सरबराह कौन है? यानी अगर ये कोई इदारा है, अगर आप कहते हैं ये इदारा है ही नहीं तो बात दूसरी हो गई। अगर ये एक इदारा है तो अज़राए करम बता दीजिए कि इसका सरबराह किसको है? फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें महकूमियत वाला तस्वर देके आप इसको एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं क्रिएट कर सकते। जो ट्रैफिक लॉज हैं वो एक नेक्टेड लॉ है, वो हर चीज़ के ऊपर बना हुआ है। लेकिन शादी का इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक अलग फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जिनकी ये मिसाल दे रहे हैं, ये एक और कायदे कानून के तहत चलते हैं। जो अभी ट्रैफिक कांस्टेबल की इन्होंने एग्जांपल दी है, वो ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, इसके पीछे उसके पास एक रिटर्न अथॉरिटी है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं फैमिली लॉज के ऊपर, ठीक है जी। मैं आपको बताती हूँ, अगर उसमें आप अथॉरिटी आप सरबराह बना देते हैं मर्द को, ठीक है, और आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि जो बात वो अगर सरबराह है और वो जो बात कहेगा वो बात दुरुस्त है। मेरा तो सवाल इससे भी सादा, मैं कहता औरत को बना देते हैं। आप बताइए क्या हुकूक देने हैं? सर मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो, पर तो इदारा बन ही नहीं सकता। सर इस तरह तो फिर देखिए बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। जब अगर आप बात करते हैं बाकी लॉज की और एक फैमिली लॉज की, तो उसमें अगर आप मर्द को बना फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप मर्द को सरबराह बना देते हैं घर का, उसके बाद फिर ये होता है कि रूटीन में जो क्वेश्चन राइज होते हैं, मर्द बहुत जगह पे गलत बात करता है, तो क्या औरत के लिए जरूरी है कि वो हर चीज को तस्लीम कर ले? ये सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना कि आपके नजदीक क्या तस्वर है? बताएंगे, मैं तो आपको बताऊंगा कि हमारी शरीयत में, देखिए हमारी शरीयत मुआशरे में भी नहीं होता कि हेड जो भी कहेगा वो गलत कहेगा या सही कहेगा उसको माना जाएगा। किसी जगह भी नहीं, ये तो किसी जगह भी नहीं होता, ये तो किसी जगह नहीं होता। सरबराह के इख्तियारात क्या होने चाहिए, इस पर बहस अलग से है। देखिए मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि ये बात महज मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कही जाती है। हम जब अपने सियासी निज़ाम का भी किसी को सरबराह बनाते हैं तो क्या हमने उसको ये इख्तियार दे दिया हुआ है कि वो कानून की तमाम हदूद को फलांग दे? उसके सवाबीदी इख्तियारात तक के बारे में आप वकील हैं, अदालतें सवाल उठा देती हैं कि वो सही इस्तेमाल हुए या नहीं हुए हैं। ये तमाम सवालात पैदा होंगे। बुनियादी क्वेश्चन वही है जो मैंने आपके सामने रख दिया। असल में देखिए जब आप इसको इदारे के तौर पर लेंगे तो सबसे पहला मसला ये पैदा होगा कि इसका सरबराह कौन है। मैंने अर्ज किया हम अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मर्द के बजाय औरत को बना देते हैं, लेकिन सरबराह के बगैर इदारे का तस्वर कैसे हो सकता है? फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कुछ समझने के लिए, क्या आप मुझे बताइए कि हमने अपनी एक बहन को उसका सरबराह बना दिया, उसके हुदूद इख्तियारात क्या होने चाहिए? मैं तो ये कहती नहीं, मेरी तो ये लड़ाई नहीं कि आप औरत को सरबराह बनाए, मेरा तो मसला ये नहीं है। मेरा तो मसला ये कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक नया एक आप इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं जिसकी बेसिस ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो होते हैं, पहली बात लव एंड अफेक्शन होती है और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम होता है। उसमें जो भी क्वेश्चन डेली रूटीन में अराइज होते हैं उसको आप किसी इंस्टीट्यूशन की तरह रिजॉल्व नहीं करते, आप उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व। ये तो भी बहुत अहम सवाल है जिससे जवाब चाहिए कि क्या एक्सप्लॉयटेशन है। यानी एक एक्सप्लॉयटेशन वो है जो हमारे माशरे के बेरूह कवानीन के जरिए से पैदा होती है, हमारी माशरती रवायात में जो गलतियाँ हो गई हैं उनकी वजह से पैदा होती है। आप शरीयत के कानून में बताइए एक्सप्लॉयटेशन का कहाँ सवाल पैदा होता है। यानी मैंने इसीलिए ये बुनियादी सवाल उठा दिया था कि आप पहले ये फैसला करें कि आप कोई इदारा बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ़ कर लिया, उनके जहन में किसी इदारे का कोई तसव्वुर नहीं है, हुकूक और फ़राइज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। ये असल में मामला मोहब्बत है बुनियादी तौर पर, बाहमी एहतराम से जब तक चलता रहेगा। इसके अंदर जिम्मेदारी किसी पर डाली नहीं जा सकती। ये बात वो नहीं फरमा रही, वो ये फरमा रही हैं कि जिम्मेदारियां मैं तस्लीम करती हूँ होनी चाहिए, लेकिन बजाय कि आप एब्सोल्युटली उनको डिवाइड कर दें, वो बाहमी कंसेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उनका मुकदमा। बड़ी आपने दिलचस्प बात की, जिम्मेदारियां मैं तस्लीम करती हूँ, तो मैंने गुजारिश की थी कि आप इसको इदारा मानती हैं, इसका एक सरबराह होना चाहिए, आप बताइए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यानी ये जिम्मेदारी का लफ्ज़ जब आप बोलते हैं तो बताइए ना क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने मुल्क का, तो तय किया कि उसके अंदर किसके हुकूक क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। देखिए बात यह है कि एक इदारा शरीयत ने बनाया है, शरीयत ने जो इदारा बनाया है उसके अंदर उसने हुकूक व फ़राइज़ की एक तकसीम कर दी है। उस हुकूक व फ़राइज़ की तकसीम को हमने वाज़ेह करने की कोशिश की आपके ऊपर। हमने ये बताया कि ये हुकूक व फ़राइज़ असल में एक इदारे को इदारा मानकर एक सरबराह का तकर्रुर करके फिर कायम किए गए हैं। आपने फरमाया ये इदारा होना ही नहीं चाहिए। जी रबिया साहिबा, आपके नज़दीक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सवाल है जो आप अगर बता दें तो हमारे डिस्कशन आगे चल सके। जी बिल्कुल, उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से कि ये जो इंटरप्रिटेशन करते हैं रिलीजन की, उसको बजाय इसके कि कोई सख्त बनाकर मर्द को सरबराह बनाकर की जाए, उससे बेहतर ये है कि आप एक इक्वालिटी के लेवल के ऊपर और एक ह्यूमैनिटी के लेवल के ऊपर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करें। उसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी सारी कि नानो नुस्खे का मसला है, वो शादी के बाद जो है वो औरत को करना चाहता है। नहीं सर, वापस ले लिया, एक तरफ रख दें। देखिए आप एक इंस्टीट्यूशन नया कायम करने जा रही हैं, उसका नाम आपने रखा है फैमिली इंस्टीट्यूशन। आप ये कहती हैं वो बाहमी एहतराम और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे कायम होगा। हमारा सवाल ये है कि उस इंस्टीट्यूशन में जिसका कोई सरबराह नहीं होगा, आपके ख्याल में जिम्मेदारियों की क्या तकसीम होनी चाहिए? मैं ये कहती हूँ कि ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, एक जगह हरासमेंट होगी, एक इंसल्ट होगी, तो वो अदारा जो है ना वो फैमिली इंस्टीट्यूशन हेल्दी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा और उसको ज़बरदस्ती तो चलाया जा सकता है, लेकिन जैसे एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फैमिली की, हेल्दी फैमिली की, वो पूरी नहीं हो सकती। हमारी गुजारिश ये है कि ये जितनी बातें आप फरमा रही हैं कि इसमें हरासमेंट होगी, इसमें ये होगा, ये तो किसी ने नहीं कहा। देखिए यहाँ तो ज़ेर बहस सिर्फ ये है, हम इतनी बात कह रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका एक सरबराह होना चाहिए। देखिए इससे पहले की एक बात ये है कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप इस चीज को डिनाई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, शादी जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जी हर मामला कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, हर मामला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर मामला लेकिन ये जो है देखिए बात ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ये देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हर मामला कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हमारा आइन भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमारा कानून भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमारा ईमान भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमारे पूरे दीन को अल्लाह ताला ने मीसाक और कॉन्ट्रैक्ट से तजवीज़ किया है, जिसमें भी हुकूक व फ़राइज़ ज़ेर बहस आ जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। सवाल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक इदारे के मुख्तलिफ लोगों के माबैन हुआ है या वो कॉन्ट्रैक्ट राह चलते लोगों के माबैन हुआ है, वो कोई बिजनेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिंदगी बसर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये है ना जिंदगी बसर करने का वो एक कॉन्ट्रैक्ट। माली कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, इसका भी किसी को इनकार नहीं है। देखिए बात ये किसी ने ये मिसाल नहीं दी कि वो माली कॉन्ट्रैक्ट है महज, ये बताया जा रहा है कि ये घर बनने जा रहा है, इसके अंदर कुछ रिश्ते वजूद में आए हैं, इसमें कुछ जिम्मेदारियां और हुकूक होने हैं, तो क्या इसको एक इदारे के तौर पर देखा जाएगा या इसको महज एक बाहमी दोस्ती के ताल्लुक की बुनियाद पर देखा जाएगा? तीन भी नहीं है कि जिसमें जमहूरियत नाफिज करके कहा जाए अक्सरियत की राय फैसला कौन हो जाएगा, उसमें दो लोगों के दरमियान फैसला होना है और उन्होंने कुछ और के दरमियान में भी होता तो एक आसान तरीका ये था कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला हो जाए। सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि ये मशवरा है क्या, यानी इसके अंदर तो कोई कानूनी जिम्मेदारी किसी पर डाली नहीं गई, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए बात यह है कि जब आप कोई इदारा बनाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक उसका अखलाकी पहलू है, अखलाकी पहलू में आप तलकीन कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, आप म्यूचुअल कंसेंट से मामला तय करें, बड़ी अच्छी तलकीन है, आप ख़ानदान के पास चले जाएँ, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि कानूनी जिम्मेदारियों की नौयत क्या है। वो कहती हैं इब्तिदा में ही तय कर ली जाए, ये तो नहीं उन्होंने फरमाया, अगर इब्तिदा में तय की जाएगी तो फिर इदारा वजूद में आ जाएगा। उन्होंने तो ये कहा कि ये देखिए, यानी आप उनकी बात को दो हिस्सों में तकसीम करें। पहली चीज़ ये है कि क्या एक फैमिली इंस्टीट्यूशन जो उनके यहाँ बन रहा है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बन रहा है, अगर वो बन रहा है तो फिर हमारा सवाल ये था कि उसकी हुदूद कानूनी तौर पर बताइए क्या है। तलाक का कानून जब ज़ेर बहस है तो वो अखलाकी उसूल नहीं है जो ज़ेर बहस है, अखलाकी उसूलों पर बनने वाला कानून ज़ेर बहस है। यानी कानून का मतलब ये होता है कि जब एक मियाँ बीवी के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता तय हो गया है तो अब कुछ कानूनी हुकूक भी उनके ऊपर आयद हो गए हैं और कुछ कानूनी जिम्मेदारी भी आयद हो गई हैं। उनकी पूरी गुफ्तगू में आप निशानदेही करके मुझे बताइए कानूनी जिम्मेदारी कौन सी है। यानी एक मर्द औरत के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर एक ताल्लुक कायम हुआ है, उसके बाद वो बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, मामला चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर किसी मौके के ऊपर कोई निज़ा होगी, वो कहती है अदालत में जाए, अदालत के पास कानून क्या जिसकी बुनियाद पर फैसला होगा, यानी अदालत किस उसूल के ऊपर फैसला करेगी? क्या कानून बनाया जाएगा जी? आपकी तजवीज़ में कानून के बारे में नहीं किया था, आपने किया था एक फाउंडेशन क्या होनी चाहिए फैमिली की, ठीक है। उसमें ये सवाल देते हैं ना, दूसरी बात ये है, एक चीज़ मैं कलामी कर रहा हूँ आपकी, मैं पहले ये वाजे कर दूँ इस बात को कि ये सारी बहस कहाँ से शुरू हुई है। ये बहस यहाँ से शुरू नहीं हुई कि ख़ानदान के इदारे की अखलाकी बुनियादें क्या हैं, इस पर हमने अभी कोई गुफ्तगू नहीं की। जब वो गुफ्तगू होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसी आला अखलाकी बुनियादें हैं जो हमारे दीन ने हमें बताई हैं। मसला ज़ेर बहस है कानूनी हुकूक का, उन्होंने जो फाउंडेशंस बताई हैं उनमें कानून कहाँ से आ गया है?
कानून बताइए क्या है, यानी एक मियाँ बीवी के दरमियान कायम होने वाले रिश्ते में कानूनी जिम्मेदारियों की नौयत क्या है। सवाल यह है कि अगले दिन एक खातून अगर बच्चे को पैदा कर देने के बाद उठ के चली जाती है घर से, कानून क्या कहेगा उसको? वो कानूनी जिम्मेदारी बताइए, क्या उसे वापस बुलाया जाएगा? क्या माँ के रिश्ते को डिफाइन किया जाएगा? क्या उसके हुकूक तय किए जाएंगे? ये जितनी बात आप फरमा रही है ना, असल में इसके पीछे भी पूरा का पूरा तारीख पे मजहब खड़ा है। यानी ये जो आप फरमा रही है निकाह, शादी, मियाँ बीवी, बाप माँ, रिश्ते, बाहमी ताल्लुकात, कानून की जितनी बुनियादें हैं आप ये देखेंगे उसके पीछे कोई चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि मजहब ने वो असासात आपको फराहम किए हैं जिनकी बुनियाद पर कानून साजी होती है। तो कानून साजी जब भी की जाएगी हुकूक व फ़राइज़ को मुतय्यन किया जाएगा, और जब आप हुकूक व फ़राइज़ को मुतय्यन करने के लिए बैठेंगे तो कुछ जिम्मेदारियां डाली जाएंगी और कुछ हुकूक उसके लिहाज से दिए जाएंगे। हमने ये पूछा था कि आप ये बताइए कि कानून क्या बनाया जाएगा। देखिए बात यह है कि शादी ब्याह का जो इदारा है इस वक्त ये कानून की बुनियाद पर बनता है, यानी ये इदारा म्यूचुअल एग्रीमेंट की बुनियाद पर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए एक कानून है जो दुनिया भर में है, और उस दुनिया भर में जो कानून बनाया गया उसमें कुछ चीजें हमारे यहाँ हैं, कुछ चीजें किसी और के यहाँ हैं, लेकिन उसके पीछे असल में फलसफा क्या है? वो ये है कि एक मुकद्दस इदारा है, इसमें कुछ रिश्ते तय होने हैं, इसमें कुछ मामलात की नौयतें बननी है, इसमें बच्चे होने हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठानी है, इसमें बुढ़ापा आना है, इसमें जवानी आनी है, इसमें तालीम होनी है, इसमें तरबियत होनी है। ये जितना कुछ भी इसके अंदर मौजूद है इसके लिए कानून साजी की गई है। कानून साजी की बुनियादें दो हो सकती हैं, या तो आप बाहमी रजामंदी के साथ अपनी पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, और या आप कानून शरीयत को कबूल करते हैं, जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया। हम आपको ये बता रहे थे कि शरीयत का कानून क्या है। देखिए उसके पीछे कानूनी अथॉरिटी क्या है? खुदा का हुक्म, अल्लाह का फैसला। तो हम ये बता रहे थे कि उस फैसले की बुनियाद इल्मी और अकली लिहाज से क्या है, क्यों वो फैसला किया गया है। उसमें हमने आपको ये बताया कि शरीयत असल में इस सारे मामले को इदारे की हैसियत से देखती है, वो इस इदारे में हुकूक व फ़राइज़ तय करती है, जिम्मेदारियों का फ़र्क कायम करती है, जिम्मेदारियों के लिहाज से हुकूक देती है। आपने फरमाया कि वो आपके नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। हमने उसके जवाब में पूछा कि फिर आप ये बताइए कि आप इस इदारे को कायम करने के लिए क्या हुकूक कायम करेंगे, यानी बच्चे की जिम्मेदारी किस पर होगी? जब औरत बच्चा जनने की सूरत हाल से गुजर रही होगी और वो कोई माशी जदोजहद नहीं कर सकी, उस वक्त जिम्मेदार कौन होगा? जो जिम्मेदारियां मर्द उस वक्त उस मौके के ऊपर पूरी करेगा, वो जिम्मेदारियां करने के लिए उसे कितना पाबंद किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें शरीयत में तो तय है, लेकिन ये कि आप कोई और कानून बनाना चाहते हैं तो फिर उस कानून की बुनियादें आपको बतानी पड़ेंगी कि वो क्या है। शरीयत पे इख्तलाफ नहीं हो रहा, बात ये है कि शरीयत ने तो एक कुछ कवानीन दे दिए हैं, कुछ हदूद दे दिए हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करना जो है वो हम लोगों का हक भी है और शरीयत हमें इसकी इजाज़त भी देती है। और दूसरी बात ये कि कई ऐसे शरई कवानीन हैं जो पाकिस्तान में ठीक तरह से लागू नहीं है, बाकी के जो बाहर के ममालिक हैं उनमें उसकी इंटरप्रिटेशन और तरह से हो रही है। तो मैं ये इससे इनकार नहीं करती कि आप कवानीन बनाने बंद कर दें या कानून नहीं है। मैं तो एक और बिल्कुल हमने ये देखना कि कोई बात जो है शरीयत के खिलाफ भी ना हो और एक जो मुनासिब अंदाज में शरीयत को बहुत पॉजिटिव अंदाज में करें। आपके नजदीक शरीयत क्या कहती है? सर मैं ये तलाक का कानून मैंने 1961 का हवाला दिया था, उसको उसमें पूरी शरीयत को मद्देनजर रखकर तलाक का जो एक हक है वो मर्द को दिया गया है, और उसमें एक ये तरीका है कि 90 डेज के बाद जो है वो तलाक जो है वो इफेक्टिव होगी। इसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है या गैर शरई चीज़ नहीं है, और ये लॉ जो इंप्लीमेंट हुआ है ये चल रहा है। दूसरी बात ये है कि खातून को जो राइट दिया कि डेलीगेटेड डिवोर्स का, वो अभी तक डिस्कस होता रहा है, वो शरीयत भी देती है उसको हक, और ये कानून के अंदर जी रबिया बात कर इसलिए किया है कि शरीयत में इसको एक इदारे के तौर पर लिया गया है। ये बात की बात है कि कवानीन क्या है। शरीयत इसमें इसको एक इदारे की हैसियत से देखती है, इसमें हुकूक व फ़राइज़ को अलग अलग तय करती है और इसमें सरबराह का फैसला करती है। ये शरीयत में मौजूद है। क्यों है उसके इल्मी और अकली दलाइल हम देने के लिए तैयार हैं। हम उसमें आपको हरगिज़ इस पे लिए मजबूर नहीं करते कि आप सिर्फ शरीयत का लफ्ज़ सुनकर उसके सामने सरे तस्लीम कम कर दें। हम ये कहते हैं हम उसके दलाइल देते हैं आपको, लेकिन जान लिया जाए कि आपका नुक्ता नज़र क्या है। आपका जो नुक्ता नज़र सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने नहीं आता। सवाल है कि हमने जितनी अब तक गुफ्तगू की है वो इस उसूल को मानकर की है, और इस उसूल को हम अकली लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि इस्लामी शरीयत दर हकीकत निकाह के इदारे को एक इदारा समझती है, इसमें हुकूक व फ़राइज़ तय करती है, और इसमें उसने सरबराही का फैसला किया है। यानी वो इस इदारे को महज बाहमी एहतराम पर कायम एक इदारा नहीं समझती, बल्कि हुकूक फ़राइज़ पर मबनी एक इदारा करार देती है, और उसमें ये फैसला करती है कि इसका एक सरबराह होना चाहिए। इस तसव्वुर पर गुफ्तगू हो रही है। आप ये कहते हैं ये तसव्वुर सही नहीं है। हमने पूछा था जी इससे मुख्तलिफ तसव्वुर है तो वो बयान कर दी। अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अब जैसे इद्दत की बात है कि औरत की मेंटेनेंस होती है, आमतौर पर दी जाती है इद्दत की पीरियड तक। शरीयत में ऐसे नहीं है। आप शरीयत के लिहाज से देखें तो उसको ताहयात भी दी जा सकती है। तो क्यों ऐसी लेजिस्लेशन को प्रमोट नहीं किया जाता? हर मामला कंटिंजेंट बेसिस पर कानून साजी के जरिए से तय भी किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन। मेरा सवाल तो शादी होगी किस उसूल के ऊपर, यानी पहला सवाल तो ये पैदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ तो शादी का एक कानून है बना हुआ है। जिस वक्त हम शादी करते हैं तो औरत को भी मालूम होता है कि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक शादी कर रही है, मर्द को भी मालूम होता है कि वो शादी कर रहा है, और उसमें जिम्मेदारियां तय हैं। जब आप उस पूरे के पूरे कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको कोई मुतबादिल कानून देना पड़ेगा ना। सबसे पहला सवाल तो यही होगा। बेसिस पर आप तय कर लें आपस में बैठ के, फर्ज कर लीजिए कि एक मर्द औरत बैठ के तय करेंगे तो फिर 15,000 सवाल हैं, इनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि वो जवाब पहले तो मिले हुए हैं।
پھر تو بہت سے سوالات ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ یہ بات فرمائیں گی تو پھر مجھے یہ سوالات کرنے ہیں. پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب تو بہت بعد میں ہوگی. پہلے کئی نشستیں ہوں گی جن میں مرد و عورت بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے اندر اب کیا مسائل ہو جائیں. میری گزارش سن لیجیے, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک اس ادارے کو کسی سربراہ کے بغیر ہونا چاہیے. اصل میں جس وقت ادارہ کسی سربراہ کے بغیر قائم کیا جاتا ہے تو پھر وہ ادارہ تو قائم نہیں ہوتا, پھر وہ ایک باہمی معاہدہ ہے. باہمی معاہدے میں پھر یہ ضروری ہے کہ پہلے بیٹھ کے طے کیا جائے گا کہ اب معاملات پیش آئیں گے تو ہوگا کیا. پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا, ایک ادارہ جب آپ قائم کرتے ہیں تو ادارے کے لیے پہلے کچھ روایات موجود ہیں, پہلے سے کچھ چیزیں طے ہیں, ان کی بنیاد پر وہ ادارہ قائم ہے. اس ادارے کو ادارہ مان کر آپ چل رہے ہیں. اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ مسئلہ خاندان کے پاس چلا گیا یا وہ مسئلہ عدالت کے پاس چلا گیا. وہاں بہت جزئی مسائل ہوتے ہیں جو جاتے ہیں. بحثیت مجموعی اس ادارے کے تمام حدود طے ہیں. یعنی اس میں معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو باپ بن جانا ہے, معلوم ہے کہ باپ کے حقوق یہ ہیں, معلوم ہے کہ ماں کے حقوق یہ ہیں, معلوم ہے کہ 15-16 سال تک یہ فیصلے ماں اور باپ کو کرنے ہیں, یہ معلوم ہے کہ مرد کو ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, یہ معلوم ہے کہ تمام مالی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈال کر یہ ادارہ بنایا گیا ہے. یہ سب کچھ ختم ہو گیا.